हेलो नमस्ते सत श्री अकाल आदाब, वेलकम टू नॉट दैट हर्ष व्लॉग्स। सो आज हमारे साथ है XMR 210 जो हम आज ओनरशिप रिव्यू करने वाले हैं। ऑलमोस्ट 10K किलोमीटर्स चला चुके हैं हमारे जो दोस्त हैं, तो मैं बुलाना चाहूँगा उनको। हेलो भाई। हेलो भाई, वेलकम टू नॉट दैट हर्ष व्लॉग्स। थैंक यू। सो थोड़ा अपने बारे में बताओगे कि क्या करते हो तुम? हाँ, तो मेरा नाम है धनंजय कोकाटे। ओके। मैं अभी तो मेडिकल स्टूडेंट हूँ। अच्छा। अभी जस्ट पास आउट हुआ हूँ और बाइक चलाता हूँ। चलो। सो धनंजय, सबसे पहले मैं स्टार्ट करना चाहूँगा कि ये गाड़ी कब खरीदी तुमने और कितने में खरीदा, ये बताओ लोगों को। ये गाड़ी अभी पिछले दिसंबर में खरीदी। ठीक है। तो 1 साल हो गया और तब मुझे ऑन रोड पड़ी 2,15,000। ओके ओके। सो अभी तक कितना चला चुके हो अभी तक 11,500 किलोमीटर्स। ओके ठीक है। तो जैसा कि अभी हम पुणे लोकेशन पे हैं, 2,15,000 पड़ता हूँ पुणे में। अभी हो सकता है या इतना टाइम हो गया है तो थोड़ा प्राइस का डिफरेंस आएगा, लेकिन अराउंड यही 5-6 हज़ार का ज़्यादा डिफरेंस आएगा। तो सबसे पहले बात करना चाहेंगे इसके सिटिंग पोजीशन, अर्गोनॉमिक्स के बारे में कि कैसा एक्सपीरियंस रहता है। आप लॉन्ग राइड्स पे भी जाते हो या फिर ब्रेकफास्ट राइड ही करते हो? नहीं, मैं तो लॉन्ग राइड्स पे जाता हूँ। मोस्टली 1 और 2 डे रिटर्न ऐसे रहता है। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा है, लॉन्ग राइड्स पे इसका कंफर्ट कैसा है? सिटिंग पोजीशन कंफर्ट ऐसा है कि अगर आप चाहोगे तो आप कंफर्टेबली भी आगे खिसक के चला सकते हो। और इफ़ यू वांट टू ड्राइव एग्रेसिवली तब भी आप कर सकते हो, थोड़ा पीछे जाके वगैरह वैसे। क्योंकि हैंडल्स इतना भी नीचे भी नहीं है, इतना ऊपर भी नहीं है। तो RS 200 और RC 200 है। RC में बहुत एग्रेसिव है, RS में बहुत कम एग्रेसिव है। ठीक है। तो उसके बीच में सा एक ऑप्शन है ये। ओके ओके ठीक है। और जैसा सीट, जो स्टॉक सीट की अगर बात करें हम इसकी, तो स्टॉक सीट का कैसा रहता है? हाउ कंफर्टेबल इज स्टॉक सीट? तो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। अच्छा। ये देखो। ओके ठीक है। सो विल टॉक अबाउट द सस्पेंशन। जैसे कि टूरिंग की बात की हमने, सीट के बारे में बात किया, तो इसके सस्पेंशन के बारे में आप थोड़ा डिटेल्स देंगे हमारे व्यूअर्स को क्या? तो सस्पेंशन ऐसा है, आगे नॉर्मल सस्पेंशन है, USD वगैरह नहीं है। और पीछे मोनोशॉक है, वो 6 स्टेप प्रीलोड एडजस्टेबल है, बस उतना ही आता है। और आगे वाला सस्पेंशन एक सॉफ्टर साइड पे है, पीछे वाला सस्पेंशन काफ़ी ज़्यादा हार्ड है, स्टिफ है बहुत ज़्यादा। तो ऐसा होता है कि अगर आगे वाला सस्पेंशन शॉक एब्जॉर्ब कर भी लेगा, ठीक है, लेकिन पीछे वाला नहीं करेगा तो बीच में से आपको आगे ढकेल देगा। यू विल फील लाइक कि आप जंप कर रहे हो लिटरली बाइक से। अच्छा, ऐसा होगा उसका। तो अच्छा, जो 6 स्टेप एडजस्टमेंट है तो उससे कुछ फ़ायदा होता है क्या? उससे फ़ायदा तो हुआ, लेकिन इतना भी फ़ायदा नहीं हुआ कि अगर हम सॉफ्टेस्ट पे रखे तो डज इट अफेक्ट, डज इट इम्प्रूव योर राइडिंग एक्सपीरियंस? नहीं, सॉफ्टेस्ट पे रखे तो फिर भी वो नॉर्मली इतना स्टिफ है कि थोड़ा सा बस सॉफ्ट हो जाता है उससे। अच्छा। इतना भी बहुत बड़ा फायदा नहीं होता। कह सकते ओके बहुत बेटर नहीं है, बट ठीक है, ठीक है, क्योंकि स्पोर्ट्स बाइक है तो। हाँ, तो ऑब्वियसली फेयरिंग बाइक्स में ऐसा सस्पेंशन का बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रहता, बट दे हैव गिवन द ऑप्शन ऑफ एडजस्टेबिलिटी, सो वो भी एक अच्छी चीज़ है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि वाइब्रेशन कैसा है। सिंगल सिलेंडर हाई सीसी बाइक में यूजुअली होता है वाइब्रेशन, तो उसके बारे में अगर आप बात करोगे तो कैसा? वाइब्रेशन ऐसा है कि आप 6,000 RPM के बाद वाइब्रेशन चालू होता है। ओके। फुट पैक पे वाइब्रेशन नहीं है। अच्छा। और फुट पैक तो बिल्कुल नहीं है, सीट वगैरह पे बिल्कुल नहीं है। ठीक है। हैंडल बार पे आता है, वो भी माइन्यूट आता है बहुत। और इट्स लाइक कि वो आपको एंगेज रखता है, इतना आता है, इतना नहीं कि आपको एनॉय करता है वो वाइब्रेशन। ओके। आपको एंगेज रखता है, थोड़ा सा फील आता है, इतना ही आता है, उससे ज़्यादा ओवर नहीं आता वाइब्रेशन। ओके। और जैसा कि लॉन्ग राइड्स की अगर बात करें तो अगर यूजुअली वी ट्राई टू मेंटेन अ स्पीड ऑफ 90 to 110, तो उस स्पीड पे कैसा वाइब्रेशन रहता है इसका? 90 के बाद? हाँ, 100 के बाद वाइब्रेशन आता है, या कब फील होने लगता है कि जैसा आप वाइब्रेशन इज लाइक 110 के बाद ही आता है। जैसा RPM की बात की ना, तो टू बी स्पेसिफिक, कौन से स्पीड के बाद जो आपको लगता है कि वाइब्रेशन बहुत ज्यादा आ रहा है? 120 120 110 के अराउंड वाइब्रेशन ऐसा बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आता है इंजन पे, तब समझ में आता है कि अभी बहुत वाइब्रेशन बढ़ रहा है धीरे धीरे। सो अभी हमने बात किया सस्पेंशन के बारे में। नाउ वी कम टू नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बाइक, जो कि टायर्स इसके। स्टॉक टायर्स इसमें कौन से आते हैं और कैसा एक्सपीरियंस रहा है अभी तक? तो स्टॉक टायर्स इसमें है MRF के ज़ैपर्स, नॉन रेडियल टायर्स है वो। अच्छा। जो कि बहुत ख़राब है। अच्छा। मेन चीज़ जो कि ख़राब से भी ख़राब है, लाइक
इस बाइक पे और थोड़ी सी प्राइस बढ़ा देते और अच्छे टायर देते, एटलीस्ट यही बट रेडियल दे देते तब भी अच्छा होता। जब आप कॉर्नर्स करते हो कुछ भी करते हो तो आपको फील होता है कि थोड़ा थोड़ा ग्रिप छूट रही है, थोड़ा माइन्यूटली आधा सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर वो स्लिप हो रहा है टायर, आप फील कर सकते हो ऐसे। सो यू फील कि दिस बाइक नीड्स एन अपग्रेड फॉर टायर्स एटलीस्ट? एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। अच्छा, लाइक इसके प्राइस से भी जो कम बाइक्स आती है उनमें एटलीस्ट रेडियल टायर्स है। दीज आर नॉट इवन रेडियल्स, ओके। विच इज द मिनिमम रिक्वायर्ड फॉर अ स्पोर्ट सो बाइक। आई थिंक हीरो नीड्स टू वर्क ऑन देयर टायर्स एटलीस्ट। अभी हमने टायर्स के बारे में बात किया, अब बात करेंगे इसके ब्रेक्स के बारे में, कैसा फीडबैक है, हाउ इज द बाइट ऑफ द ओवरऑल ब्रेक्स फ्रंट एंड रियर? तो बाइट तो ऐसे है कि फ्रंट में अच्छी खासी बाइट है, ओके। लेकिन रियर में बाइट नहीं है ब्रेक को, मतलब बहुत कम बाइट है, लेकिन वो प्रोग्रेसिव है अच्छे खासे रियर वाले ब्रेक्स, और फ्रंट भी अच्छे प्रोग्रेसिव होता है ब्रेक्स उन पे। बाइट तो वैसे ही है मतलब। अच्छा, और इसमें जो ब्रेक पैड आता है, डू यू नो कि वो स्टॉक मतलब सिंटर्ड है या सेरामिक है, ऑर्गेनिक है, क्या है? ऑर्गेनिक ब्रेक पैड्स आते हैं, ओके ठीक है। तो आई थिंक कि इफ़ यू स्विच टू वेसरा और समथिंग लाइक दैट, मतलब सेरामिक, तो एक्सपीरियंस और ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगा। अगर स्टॉक ब्रेक्स ऑलरेडी आर वर्किंग नाइस, राइट? ओके। सो अभी ब्रेक्स के बारे में बात किया, तो हम अब नेक्स्ट चीज़ बात करेंगे जो इसके लाइट्स है, इनका थ्रो कैसा है, मतलब रात में डू यू फील कि यू नीड ऑक्स लाइट्स या फिर काम चल जाता है ऐसा? नहीं, लाइट्स तो बहुत बढ़िया है, 2 लो बीम 2 हाई बीम लाइट्स दे दी गई है। ओके ओके। आप देख भी सकते हो। बस आपको अगर 600-700 किलोमीटर जाना है और आपके इस पे बहुत ज़्यादा नाइट ड्राइविंग करनी है, आपको राइडिंग करनी है, तब आपको एक आध बार लग सकता है कि आपको ज़रूरत है, वरना वैसे तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो यू नेवर फेल्ट कि 11,000 किलोमीटर्स में कि इसको एक तो ऑक्साइड लगा देता है, ऐसा अभी तक फील नहीं हुआ? बिल्कुल भी नहीं। ओके, दैट्स डज दिस बाइक फील्स इंगेजिंग? अगर आप जा रहे हो, इंगेज रखता है आपको कि ऐसा इफ़ यू एक्सेलरेट एंड इट गोज फास्ट, और या फिर धीरे धीरे इसका रिस्पॉन्स आता है, आराम से जाता है, तो उस बारे में अगर आप बात करेंगे तो इसका पावर डिलीवरी आप बोल सकते हो कि बहुत ज़्यादा लीनियर है। लीनियर है, ओके। तो इतना लीनियर है कि आपको ऐसा कुछ फील ही नहीं होगा कि आप कब पहुंच गए। मतलब जैसे बाकी की बाइक से KTM हो गई, R15 हो गई, तो वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव लगती है उनकी पावर डिलीवरी। इसकी बहुत ज़्यादा लीनियर है कि आप शायद बोर भी हो सकते हो। पावर तो है अच्छी खासी, पावर फील भी होती है उतनी, लेकिन वो लीनियर इतनी है कि आपको ऐसा महसूस नहीं होगा कि इतने RPM के बाद ही ज़्यादा पावर आ रही है। अच्छा। इतने RPM के पहले ही ज़्यादा पावर आ रही है। अच्छा। बहुत ज़्यादा लीनियर, और अगर आपको एग्रेसिवली चला रहे होंगे तो आपको बोरिंग लग सकती है कुछ महीनों के बाद। ओके। जैसे कि यूजुअली क्या होता है, जैसे कि तुमने अभी बात किया R15 का, तो उसमें क्या होता है, एक सर्टेन RPM के बाद VVA एक्टिवेट हो जाता है, तो वो सडन बूस्ट मिलता है। हाँ। जैसे कि, लेकिन तुम इसमें बोल रहे हो कि लीनियर है, तो हर RPM में ऐसा कांस्टेंट एक्सेलरेशन रहता है, देयर आर नो सरप्राइजेस, ऐसा है? हाँ। ओके ठीक है। अभी 11,000 किलोमीटर हो गया, तो हम इसके सर्विस के बारे में बात करेंगे, कब कितना सर्विस कराया, कितना खर्चा है, उसके बारे में। सो पहला सर्विस अराउंड 500 किलोमीटर्स पे था। ओके। सेकेंड सर्विस अराउंड 2000। अच्छा। थर्ड 6000 पे किया था मैंने। और फोर्थ अभी याद नहीं है, लेकिन अभी फिफ्थ होगा तो वो 12,000 पे होगा। ठीक है। और कितना खर्चा आता है यूजुअल अभी तक जो सर्विसेज हुए हैं सो फार, 5-6 सर्विस जो करवाए? अभी तो जो पहले 5 सर्विसेज है उसमें लेबर चार्ज तो नहीं होगा, फ्री रहेगा? तो वो फ्री रह के भी मुझे अराउंड 1400, जिसमें इंजन ऑयल का आई थिंक 1,000-1,200 इंजन ऑयल का 1,000-1,200 है, और बाकी का वॉशर प्लग वगैरह वो छोटे मोटे पार्ट जो है, तो मतलब 1,500 के अंदर हर सर्विस हो जा रहा है। अगर हम लेबर चार्ज मिलाएंगे भी तो मेरे को लगता है 300 से 400 रुपये लगता है, तो 2,000 रुपये आप मान के चल सकते हो कि हर सर्विस में आपको इसका लगेगा ना। जैसा कि धनंजय भी बात कर रहा था कि यूजुअली गो ऑन लॉन्ग राइड फॉर अ डे और 2, तो अभी उसमें फ्यूल इकोनॉमी भी एक बहुत क्रूशियल पार्ट है, तो हम उसके बारे में जानना चाहेंगे कि कैसा, मतलब कितना क्या रहता है इसका फ्यूल इकोनॉमी, कितना माइलेज देता है गाड़ी? तो फ्यूल इकोनॉमी अगर आप 70-80 पे चला रहे हो 6th गियर पे हाईवे पे, तो अराउंड 40 के अराउंड दे देगा आपको, ईजिली दे देगा। अच्छा। 40 में दे देगा, 39-40 तक दे देगा। अगर वही आप बहुत ज़्यादा हाई RPM पे चला रहे हो, कॉर्नर्स कर रहे हो, तो एकदम 30s के नीचे देता है, 28-27 ही देता है अब तक मैंने जितना ऑब्जर्व किया है। अच्छा। और अगर सिटी की बात करो तो सिटी में 31-32-33 ओके, ऐसे ही है, इतना ही है फ्यूल। ओके। अभी हमने ब्रेक, सस्पेंशन सबके बारे में ओवरऑल बात किया, अब हम बात करेंगे ओवरऑल जो गाड़ी के बारे में। व्हाट डू यू लाइक अबाउट दिस बाइक, इफ यू कैन टॉक अबाउट दैट? सो पहली बात तो लुक्स के बारे में बात करूंगा। मेरे मन में यही बात आ रही थी अभी कि गाड़ी दिखती अच्छी है बहुत। पहली बात तो मैं लुक्स के बारे में बात करूंगा। ओके। जिनको पता नहीं है, काफ़ी लोगों को पता भी नहीं है कि हीरो की बाइक है। राइट।
कोई लोगों को पता है, उनको लगता था कि करिश्मा बंद हो गई कब की। राइट, जो भी देखते हैं वो पूछते हैं कि भाई ये कब लॉन्च हुए, वैसे करके। हाँ हाँ, तो लुक्स तो बहुत ही बढ़िया है इसके। ठीक है, फिर उसके बाद बात करूँगा उसके फ्रेम की। ओके तो हीरो का जो फ्रेम डिज़ाइन करते थे, एक्सपल्स का भी फ्रेम बहुत सही है। तो ओके, इसका भी जो फ्रेम है बाइक का वो भी बहुत सही बना है। लाइक बाइक आपको बोलती है कि आप झुको कॉर्नर पे। ओके। सो चैसी और या फ्रेम जो गाड़ी की है वो काफी ज्यादा फीडबैक अच्छा देता है, ऐसा बोलना चाह रहा है ना? चैसिस तो एकदम बढ़िया है। फिर बाद में जो भी स्विच गियर्स वगैरह है उसमें भी आज तक मुझे एक भी दिक्कत नहीं आई, कुछ भी नहीं। तो मतलब गियर स्विच करना है, गियर्स मतलब जो है काफी स्मूथ है सर? हाँ, गियर शिफ्टिंग भी स्मूथ है, स्लीपर कट भी दिया है, तो उसमें भी कुछ कभी दिक्कत नहीं आई। नहीं आई है। और फिर बाद में बात करूँ तो फिर वैसे हीरो के जो पार्ट्स है वैसे भी इजीली अवेलेबल और सस्ता तो भी। है। और सबसे बड़ी बात तो सस्ती है, बहुत सस्ती है। बजाज हीरो फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा सस्ती है, तो इतना भी कुछ ये नहीं है। ओके, तो पार्ट्स अवेलेबिलिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं है हीरो को लेकर, राइट? हाँ, और सस्ते भी है पार्ट्स। अच्छा, ठीक है। अभी अच्छाई तो बहुत कर लिया हमने, थोड़ी सी बुराई करेंगे। तो उसके बारे में क्या बुरा लगता है तुमको इस बाइक में अभी तक? बुरी बात तो ये है कि सबसे पहली चीज़ टायर्स। ओके, सो टायर से एकदम ही वो है। टायर्स मतलब आप बदल ही दो टायर्स ओके, ऐसे करके। अगर आपको वैसे चलानी है, कॉर्नरिंग वगैरह करनी है, अग्रेसिव बहुत ज्यादा अगर करना है तो ये निकाल दो। अगर आपको लाइफ चाहिए अच्छे टायर्स में से तो ये तो लाइफ दे देंगे 20,000 किलोमीटर वगैरह। ठीक है, और हार्ड कंपाउंड है से तो दे देंगे। देगा। लेकिन टायर्स एक कमी है। और अगर सस्पेंशन की बात करूँ तो एक तो देना है तो दोनों ही सॉफ्ट दे दो, ठीक है, तो दोनों ही हार्ड दे दो दे दो। सस्पेंशन। ये बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस हो जाता है अच्छा, आगे और पीछे का। क्योंकि आगे वाले ने एब्जॉर्ब कर लिया, पीछे वाला उछाल दे रहा है। हाँ, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस हो जा रहा है उसका। ओके, और फिर सर्विस की बात करता हूँ तो सर्विस का ऐसा है कि हीरो अभी भी बनाता है, कम्यूटर बाइक्स बनाता है, स्प्लेंडर, पैशन वगैरह, उनका उसका ही सेल ज़्यादा है। ठीक है, तो वहाँ के उनके जो भी मैकेनिक्स है उनको भी इतना कुछ आइडिया नहीं है कि क्या करना है, क्या हुआ है बाइक में, ऐसे कैसे करके। ओके, तो जब भी आप कोई दिक्कत लेके जाओगे, छोटी हो बड़ी हो, तो उनके हायर अप्स को कॉल करते हैं, फिर वो लोग आते हैं, फिर वो लोग देखते हैं, ओके, फिर उसके बाद वो रेक्टिफाई करने में वो लोग भी बहुत टाइम लगाते हैं। फिर उन लोग डिपेंड करता है कि उन लोग को पता चले ना चले कि क्या दिक्कत है एक्चुअली बाइक में, तब जाके वो सॉल्व होता है प्रॉब्लम। अगर हीरो की अगर प्रीमियम बाइक्स ले रहे हो तो आपको वेट भी बहुत करना पड़ेगा। आपको एक एक दो दिन तो लगता है सर्विसिंग करने के लिए। अच्छा, सर्विसिंग में टाइम भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि अगर आप इतनी महंगी बाइक्स ले रहे हो, एक कंपनी की सबसे महंगी बाइक ले रहे हो, राइट, तो आपको सर्विस भी अच्छी देनी चाहिए। राइट, प्रीमियम एक्सपीरियंस मिलना चाहिए ना। तो वो तो बिल्कुल भी नहीं, आप लगोगे स्प्लेंडर के साथ ही लाइन में लगोगे इतनी अच्छी बाइक लेके भी। ओके, वैसा है। ओके। सो डू यू थिंक कि ये जो चीज़ है, सर्विस का जो प्रॉब्लम है, दिस माइट डिफर फ्रॉम शोरूम टू शोरूम, या फिर सब जगह वही हाल है? आई थिंक ऑलमोस्ट सब जगह वैसा ही हाल है। क्योंकि बाकी भी करिश्मा के ओनर्स से मैंने बात की, ओके, तो उन लोग का भी सेम ही हाल है। चलो, आई थिंक आई एम डन विथ माई क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच भाई, वेलकम, टाइम देने के लिए, फीडबैक देने के लिए। थैंक यू। ठीक है गाइस, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते, सत श्री अकाल एंड आदाब। Sapakara, Sarakapar, Sabarakara, Sarak, whatever.